दिख रहा है, ठीक। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं इस पाठ के बारे में संक्षेप में आपको थोड़ी जो क्या इस पाठ में बताया गया है वो बता देती हूँ। तो देखिए, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है, पाठ का शीर्षक है अर्थात पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो कवि जो वर्तमान समय में जैसा वातावरण हमारे समाज में देखता है, हमारे देश में कवि जैसा वातावरण देखता है कि चारों तरफ हमें समाचार पत्रों में भी क्या है, समाचार पत्र हम सब पढ़ते हैं और न्यूज भी सुनते हैं। तो इसमें जो हमें प्रतिदिन जो अपराधों के समाचार जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे चोरी डकैती लूटपाट और इसके अलावा और भी जो अपराध हैं, भ्रष्टाचार। ये क्या कर रहे हैं सर? ढाका सर कैसे दिखाई दे रहे हैं? इन्होंने क्लास, एक मिनट सर, क्या कर रही हो? हाँ ठीक है। हाँ बच्चों, तो इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया है क्या निराश हुआ जाए, ये क्यों रखा है? तो कवि जो है आज के समाज में, आज के हमारे वर्तमान समय जो स्थितियां हैं देश में, तो जैसा आप लोग भी जानते हैं कि जो हम समाचार सुनते हैं या समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और उसके आधार पर जो भी सूचनाएं हमें मिलती है कि हमारे देश में प्रतिदिन जो है अपराधों की जो घटनाओं की जानकारी भी हमें मिलती है, जैसे चोरी डकैती लूटपाट और इसके अलावा और भी भ्रष्टाचार या जो और भी जो अन्य तरह के जो अपराध हैं, सबकी सूचनाएं हमें मिलती है। तो इन सूचनाओं को देखकर या सुन सुनकर जो है हमारा मन भी क्या है, हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारा मन उससे प्रभावित होता है और ये विचार हमारे मन में आता है कि ऐसा यदि वातावरण हमारे देश में है तो क्या इसको देखकर जो है कवि नहीं, लेखक है ये, तो लेखक के मन में ये विचार आता है कि क्या निराश हुआ जाए, कि ऐसा जो वातावरण है उसको देखकर व्यक्ति को निराश होना चाहिए। तो ये कवि अपने आप से ये प्रश्न कर रहा है कि क्या हमें ऐसे जो नकारात्मक जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं हमारे देश में समाज में, तो क्या हमें उनको देखकर उनसे क्या हमें मनुष्य को या हमें निराश होने की आवश्यकता है। इसलिए कवि ने जो है, कवि के मन में ऐसा विचार आता है, कवि नहीं थी, बार बार कवि के बोल रही हूँ, पर लेखक है, तो लेखक जो है इनके मन में ये विचार आता है, वो अपने आप से ही प्रश्न करते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। इसलिए जो है उसके आधार पर ही लेखक ने ये इस पाठ का शीर्षक रखा है क्या निराश हुआ जाए। अब देखिए पाठ हम प्रारंभ करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो कवि क्यों, लेखक, मक्का। हाँ हाँ लेखक 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 जो है वो कह रहे हैं, वो अपनी जो बात अब कहना प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने इस पाठ में जो लिखा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात उनका मन जो है कभी कभी दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। क्यों, उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार भरे रहते हैं। कि समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्या है, उनमें प्रतिदिन हमें लगभग ऐसे ही समाचार अधिक मिलते हैं, ज्यादातर देखने में
वही डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और ये सब समाचार पत्रों को पढ़कर और जो न्यूज में जो हम सुनते हैं उनको भी सुनकर क्या है, ऐसा वातावरण हमें चारों तरफ हमारे देश में दिखाई देता है। और ऐसा माहौल जो है हमें लगता है कि हमारे देश में लगता है कोई ईमानदार आदमी तो बचा ही नहीं है। चारों तरफ क्या है, हमें बेईमानी, भ्रष्टाचार के समाचार जब पढ़ते हैं तो कि सारे हमारे देश में ऐसे ही लोग हैं क्या? हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जब ऐसे समाचार हमें मिल रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर? उसका प्रभाव ये पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे भले ही वो ईमानदार हो, लेकिन फिर भी उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक मिनट रुकिए बच्चे। वीडियो कॉलिंग कर रहा है मैम, सचिन वीडियो कॉलिंग कर रहा है। सचिन, आप अपना कैमरा ऑफ कर दो बेटा, जब आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी समाचार सुनकर, ऐसी घटनाएं सुनकर, देखकर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह किया जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उसके साथ क्या है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हाँ, दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। आगे लेखक क्या बता रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि एक बार कभी बहुत बड़े आदमी ने उनसे कहा था कि इस समय तो केवल वही व्यक्ति सुखी होगा जो कुछ नहीं करेगा। क्यों? इसका कारण भी उन्होंने बताया है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यदि आदमी काम करेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे, उसमें दोष ढूंढने लग जाएंगे, इसमें बुराइयां उसकी करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और भले ही उस व्यक्ति में कितनी ही अच्छाइयां हो, अच्छाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, उसके अच्छे गुणों की तरफ दूसरे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और उसके जो दोष हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। जो अच्छे गुण हैं, अच्छे गुणों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। व्यक्ति जो अच्छे काम करता है उनको कोई नहीं देखेगा, उनको तो बिल्कुल नजर अंदाज कर दिया जाएगा। और जो दोष हैं तो उनको ही, उनके बारे में ही बार बार कहा जाएगा। जो कमी है उसके बारे में ही बार बार कहा जाएगा। जो कमी है उसके बारे में ही बार बार कहा जाएगा और उन्हीं को क्या है, बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? आगे लेखक ने बताया है कि दोष किसमें नहीं होते, अर्थात जो मनुष्य है, तो मनुष्य, सभी मनुष्य क्या है, पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण तो केवल ईश्वर को ही माना है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही पूर्ण है। मनुष्य है तो उससे गलतियां भी, यदि काम करेगा तो गलतियां भी हो सकती हैं उससे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर लेखक कारण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनके अच्छे गुणों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते, भले ही उसने कितने ही अच्छे काम किए हों। यदि 10 अच्छे काम किए हैं और एक बुरा काम उससे हो गया तो उस बुरे काम की तरफ ही लोगों का ध्यान जाएगा और उसी को बार बार कहेंगे। तो लेखक ये कह रहे हैं कि यही कारण है कि आज हमें प्रत्येक व्यक्ति जो है दोषी ही दिखाई दे रहा है और उसके गुणों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। फिर आगे लेखक कह रहे हैं, यदि ऐसी ही स्थिति हमारे देश में है, हमारे समाज में है, तो ये सोचनीय विषय है, सोचने वाली बात है, हमें इस पर सोच विचार करना चाहिए।
क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? तो फिर आगे जो है लेखक कह रहे हैं, क्या यही, वो सवाल भी कर रहे हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महापुरुष थे, जैसे तिलक, गांधी जी, और इसके अलावा भी बहुत अन्य जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, अन्य महान हस्तियां थी, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया। कितना संघर्ष किया उन्होंने, उसके बाद हमें आजादी प्राप्त हुई। और आजादी के बाद क्या उन्होंने जो है ऐसे देश की कल्पना की थी क्या, कि उन्होंने एक आजाद भारत का जो स्वप्न देखा था? तो इस प्रकार के भारत का तो उन्होंने नहीं देखा होगा, जो इतना उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, इतना संघर्ष किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया? तो यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो हमारा अतीत में जो है भारत में किस प्रकार की सभ्यता संस्कृति हमारी रही थी, तो वो सब है, वो सब कहाँ जो है हमसे छूटती जा रही है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? तो आगे यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे जो इतिहास की तरफ यदि हम देखते हैं तो उसमें द्रविड़, हिंदू, मैम क्या है बेटा? मैम प्लीज म्यूट अंजलि। बच्चों, मैंने आपसे कहा है पहले भी, पढ़ना है तो आप सीरियस होकर क्लास में पढ़िए, वरना मैं ग्रुप से हटा दूंगी। जो बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, और दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हो, क्लास डिस्टर्ब करते हो, मैं ग्रुप से हटा देंगे यहाँ से आपको, आप क्लास ही ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ो आप लोग। नहीं, एक भी बच्चे ने यदि डिस्टरबेंस की, ये नहीं कि आप क्लास में नहीं हो तो आप वहां से जो है आपको सीरियस होकर जो पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दो आप, वरना ग्रुप से हटा देंगे, हम स्कूल के ग्रुप से हटा देंगे आपको। तो आपके सारे पूरे एक सब्जेक्ट ही नहीं, सारे सब्जेक्ट की आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, तो ये भी ध्यान रखिए। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, दूसरे बच्चों को भी वो नहीं पढ़ने देते। तो यहाँ पर लेखक जो है बता रहे हैं कि हमारे जो इतिहास में जैसे आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, सभी जो विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग मेलजोल के साथ जो रहा करते थे, तो इस प्रकार का जो माहौल था, भाईचारे का माहौल था, और देश में जो है अच्छा वातावरण था, वो सब हमें आज क्या है उसमें वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, उसमें कमी हमें दिखाई दे रही है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। तो लेखक जो है क्या कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का जो ये नकारात्मकता जो उनके सामने आ रही है, तो ये लेखक इसके बारे में कह रहे हैं उनका मन जो है ऐसा मानने को तैयार नहीं है। हमारे महान मनुष्यों का के सपनों का भारत है और रहेगा। तो लेखक जो है अपने मन में यहाँ आशावादी विचार रख रहे हैं, और सकारात्मक सोच जो है रखते हुए वो कह रहे हैं कि नहीं, भले ही कितना ही जो है हमें हमारे देश में जो है ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में सुनने को देखने को मिले हमें, लेकिन हमारा जो देश है ये तपोभूमि रहा है, बहुत से महान पुरुषों की ये धरती रहा है, और कभी प्राचीन समय में ये विश्व गुरु भी हमारा देश रहा था। तो इसकी जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो बहुत महान है। योग की तपभूमि, योग भूमि, तपभूमि इसको कहा जाता है हमारे भारत की देश की भूमि को, क्योंकि यहाँ पर बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से तपस्वियों ने जन्म लिया है। तो ऐसे देश में जो है इसमें इस प्रकार से नकारात्मक इसके बारे में सोचना या नकारात्मक दृष्टिकोण रखना सही नहीं है।
क्या सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, हाँ यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो आगे फिर लेखक बता रहे हैं यह सही है कि ये जो बात है वो सही है, क्योंकि इन दिनों कुछ माहौल ही ऐसा बन गया है कि ईमानदारी से जो बेचारे लोग मेहनत से अपनी जीविका निर्वाह कर रहे हैं और जो सीधे साधे जो मेहनती लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, वो तो क्या है, उनको तो दुख उठाने पड़ रहे हैं, और जो झूठ और फरेब अपनाने वाले हैं उनका, उससे यदि अपना आजीविका कमा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो वो क्या है, उन्नति करते जा रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति जो है ईमानदारी से यदि काम करेगा तो उसकी जो आय का स्रोत है वो सीमित रहेगा, और दूसरा व्यक्ति जो है गलत तरीके से पैसे कमाएगा तो उसका तो क्या है, उसकी जो आजीविका है, जो आय का स्रोत है वो अधिक होगा, तो उसके पास पैसा भी फिर अधिक होगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, और जो ईमानदार लोग को क्या है, दूसरे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि ये तो क्या है, मूर्ख है, जो केवल क्या है, ईमानदारी जो है दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, यदि 100 में से कोई एक ईमानदार व्यक्ति भी होता है तो लोग क्या है, दूसरे जो हैं वो लोग उसको एक ईमानदार को मूर्ख ही समझेंगे कि आज के जमाने में क्या है, ईमानदार व्यक्ति बन रहा है, ज्यादा ईमानदार बन रहा है, लोग कहते हैं उसके बारे में। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, और सच्चाई भी ऐसा लगता है जो केवल कमजोर और जो मजबूर लोग हैं उन्हीं के हिस्से में आ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। तो स्थिति ऐसी है तो जीवन के बारे में जो ये सच्चाई, ईमानदारी, जो ऐसे मूल्य हैं, जीवन के आदर्श मूल्य हैं, तो इसके बारे में लोगों का जो भरोसा है वो भी डगमगाने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो हमारे देश की जो संस्कृति रही है, यदि प्राचीन संस्कृति को हम देखें तो उसमें क्या है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह। भौतिक वस्तुओं का संग्रह क्या है, जो हमारी सुख सुविधाओं के साधन है, मोती और जवाहरात। हाँ चिन्मय, क्या बोल रहे हो बेटा? हीरे मोती को भी तो वो कहते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, क्या कहना चाह रहे हो? तो हमारे देश में क्या है, कभी भी प्राचीन समय में भौतिक वस्तुओं का संग्रह होता है, इकट्ठा करना, आवश्यकता से अधिक जो है इकट्ठा करना कि वस्तुओं को, इसको बहुत महत्व नहीं दिया गया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान रहते हैं। तो आगे बताया गया है इसमें कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब क्या है, मनुष्य में, सभी मनुष्यों में रहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से क्या है, सभी मनुष्यों में विद्यमान तो रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण। लेकिन ये सभी में होते हैं, जैसा लेखक ने बताया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध सभी में होते हैं, लेकिन किसी किसी में इनकी क्या है, अधिकता होती है। कोई कोई व्यक्ति तो क्या है, अपने जीवन में इनका संतुलन बना लेता है, नियंत्रण कर लेता है, लेकिन और कुछ व्यक्ति हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं जो क्या है, वो नियंत्रण नहीं करते, और इनकी जो है ऐसे, क्या कहना चाहिए इनको, हाँ ये स्वाभाविक गुण जो है इनकी अधिकता जो है ऐसे कुछ व्यक्तियों में हमें अधिकता जो है ऐसे स्वाभाविक गुणों की हमें दिखाई देती। और साथ ही साथ लेखक ने ये भी बताया है कि हमारी बुद्धि को जो है इनके इशारे पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात मनुष्य जब बौद्धिक प्राणी है तो उसे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए क्या अच्छा है उसके लिए, क्या बुरा है, ये सोच अच्छी तरह से सोच समझ कर ही उसे व्यवहार करना चाहिए।
भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। तो हमारे देश में जो है ये ऐसे स्वाभाविक गुण, जैसे बताया गया इसमें लोभ, लालच, किसी चीज से बहुत ज्यादा अधिक लगाव और क्रोध, ये सब चीजों सही नहीं माना गया। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। और ऐसे स्वाभाविक गुणों को हमेशा क्या किया है? संयम। संयम अर्थात नियंत्रण। नियंत्रण रखकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो है प्रयास किया गया है। परंतु भूख की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो है लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो मनुष्य के लिए ऐसे स्वाभाविक गुण जो हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनसे जिनसे क्या है हमारा नुकसान होता है, हानि होती है, तो ऐसे उनको क्या है हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जहां जिस चीज की हमें आवश्यकता है, जैसे भूख की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेखक बता रहे हैं। भूख अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भूख की भी उपेक्षा कर दें, अर्थात भूख लग रही है और समय पर खाना नहीं खाएं, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप समय पर खाना नहीं खाते हैं तो शरीर के लिए तो क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बिना ऊर्जा के शरीर काम नहीं करेगा। तो हमारे और इसके अलावा बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कोई बीमार व्यक्ति है तो बिना दवाई के वो सही भी नहीं हो सकता, उसके लिए दवाई की आवश्यकता भी है। यदि वो सोचता रहेगा कि मैं बिना ऐसे ही समय निकालता रहा और बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये फिर भी ऐसे जी भी यदि नहीं आपके पाएगा। तो मुश्किल हो जाएगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यदि कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। तो आगे लेखक बता रहे हैं कि क्या हुआ हमारे देश में जो है कोटि कोटि अर्थात करोड़ों दरिद्र लोगों की अवस्था को दूर करने के लिए, तो गरीबों की जो गरीबी की हालत है उसे दूर करने के लिए अनेक कानून में जो बनाए गए हैं, अनेक कानून के नियम बनाए गए हैं और जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। और इनमें जो है ये जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, इस क्यों बनाए गए हैं? ये विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि का क्षेत्र हुआ, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार का हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी स्थिति को और अधिक विकसित करने के लिए, इनमें और अधिक सुधार लाने के लिए ये बनाए गए हैं। एक मिनट रुकिए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, सबका मन सब समय पवित्र नहीं होता। तो आगे लेखक ने फिर बताया है कि इन जो ये नियम बनाए गए हैं हमारे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों को इन कार्यों के लिए नियुक्त किया गया, उनका मन हमेशा क्या है, पवित्र नहीं रहता। इसका मतलब ये क्या है, अर्थात वो पूर्ण रूप से उस काम को कैसे किया जाए ईमानदारी के साथ उसका ध्यान नहीं रखते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और जिनको इस काम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो ही क्या है, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की तरफ वो क्या है, ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ज्यादा ध्यान कैसे देने लगते हैं, अर्थात जो काम उन्हें करना है उसे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाते हैं और उनका स्वार्थ उसके बीच में आ जाता है, तो वो अपने स्वार्थ की तरफ जो है, अपना भला ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने स्वार्थ की तरफ वो ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं।
जैसा कि इसमें बताया है कि वे अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं, अर्थात वो अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं, और देश जो है उनके लिए देश की तरफ जो सेवा की भावना है वो उनके मन से कम हो जाती है। एक मिनट रुकिए। मैम, हाँ आगे देखिए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो क्या कहना चाहते हैं लेखक? भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष में जो है जो कानून बनाए गए हैं उनको भी धर्म के समान ही देखा जाता रहा था, लेकिन ये पहले के समय की बात है जब लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे, पुराने समय में लोग। लेकिन आज अचानक धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो समय के बदलाव के साथ ही क्या हो रहा है, कानून और धर्म में भी अंतर लोग करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म को तो धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। जो कानून बनाया गया है उसमें तो व्यक्ति क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन जो लोग हैं धर्म भीरू अर्थात धर्म से डरने वाले हैं, कुछ लोग जो है ईश्वर से डरते हैं कि नहीं अधर्म हो जाएगा तो इसका जो है इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, ऐसा उनके मन में विचार आता है। लेकिन फिर वो कानून की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। कानून की जो भी कमियां हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि कई नियम जो है लोगों के क्या कहते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसका गलत दुरुपयोग भी करते हैं, उनका गलत फायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि कानून की त्रुटियों से लोग क्या है अपना लाभ उठाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो है ऊपरी स्तर पर या ऊपरी सतह पर क्या है कुछ भी होता रहे, लेकिन फिर भी भीतर ही भीतर क्या है आंतरिक रूप से भारत में ये माना जाता है कि धर्म जो है उसको कानून से भी ऊपर माना गया है। कुछ लोग जो है धर्म को कानून से भी ऊपर मानते हैं। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जो हमारे देश में लोग हमें भ्रष्टाचारी मिलेंगे, सारे और बेईमान ही मिलेंगे, ऐसे लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि देखा जाए तो अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे देश में जिनमें क्या है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। तो ये तो जो है यहाँ पर लेखक ने बात बताई कि हाँ कि हमारे देश में ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ यदि हम देखें तो कुछ लोग हमें हमारे देश में ऐसे भी मिलेंगे जो क्या है पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं, अच्छी तरीके से अपनी सेवा करते हैं, देश की सच्चाई का भी पालन करते हैं और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी वो क्या है प्रतिदिन अपना योगदान देते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आगे लेखक कह रहा है कि ऐसे जो मूल्य हैं हमारे जीवन के जो आदर्श हैं वो क्या है, उनमें कमी जरूर आई है लेकिन वो पूरी तरह से हमारे समाज में हमारे देश में वो नष्ट नहीं हुए हैं।
आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, कि आज भी हम समाज में देखते हैं तो कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जो क्या है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। महिलाओं का एक मिनट, महिलाओं का सम्मान करते हैं, हर आदमी, और चोरी को गलत समझते हैं, चोरी करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को भी पाप समझते हैं। तो लेखक ने बताया है कि यदि एक तरफ हमारे देश में चिंता करने वाला जो माहौल हमें दिखाई देता है, दुखी करने वाला माहौल दिखाई देता है, तो यदि हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग जो है हमें अच्छे भी मिलेंगे, ईमानदार भी मिलेंगे, सच बोलने वाले भी मिलेंगे, महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करने वाले हैं और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग भी, हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे। एक मैम मैं अंकित टाक हूँ। मैम मैं अंकित मनोज, टाक हूँ। अच्छा अंकिता, हाँ अच्छा अंकित टाक, अंकित टाक। अच्छा अच्छा अंकित टाक, तो बेटा ये अपनी आईडी से आप किया करो ना। मैम उसमें 4 दिन ही था जो दूसरे मोबाइल से आया हूँ। अच्छा ठीक। हाँ आगे देखिए, इसमें समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना विरोध करते हैं हमारे देश के लोग, तो इससे हमें यही सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि ऐसी चीजों को हम गलत मानते हैं और जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, जो बेईमानी से धन कमाते हैं, तो इन चीजों को क्या है, हमारे देश में गलत माना जाता है। दोषों, आगे लेखक बता रहे हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। यदि कोई गलत काम करता है तो उसके बारे में बात करना या उसे बताना गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लेखक आगे क्या कह रहे हैं कि बुराई अर्थात इसमें सबसे बुरी बात क्या है, ये है कि किसी के आचरण का गलत पक्ष है उसको उद्घाटित करके, अर्थात उसको बहुत बड़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश किया जाता है। उसमें कुछ लोग जो है रस लेने लगते हैं और 2 को बताया, फिर 10 को बताया, फिर और उससे भी ज्यादा को बता देंगे। तो इस प्रकार जो उसका प्रचार प्रसार करना है, ये बात लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करता है व्यक्ति, तो उसके बारे में तो कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई प्रशंसा नहीं करेगा, और यदि बुरा काम कर दिया तो तुरंत उसका क्या है, चारों तरफ उसके बारे में फैला देंगे। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में या समाज में जो है बुरे ही बुरे काम होते हो, अच्छे काम भी होते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग भी विद्यमान हैं। तो प्रतिदिन ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं हमारे देश में, समाज में, और यदि हम उसके बारे में, अच्छी घटनाओं के बारे में जो है हमारे और जो देश में या लोगों को बताएंगे, तो दूसरे लोगों के मन में भी अच्छा काम करने की जो है प्रेरणा जागृत होगी और क्या है, वो भी उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। आगे फिर जो है लेखक, एक बार एक घटना उनके साथ घटित हुई थी, उसका जो है उसके बारे में यहाँ लेखक ने बताया है। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा
पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो लेखक जो है यहाँ पर फिर एक ईमानदारी का, अच्छाई का उदाहरण जो उनके साथ घटित हुई थी एक घटना, तो उसके बारे में यहाँ लेखक बताते हुए कह रहे हैं कि एक बार लेखक क्या कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर गए और टिकट लेते समय उन्होंने जल्दबाजी में या गलती के कारण कैसे भी 10 के बजाय उन्होंने 100 रुपए का नोट जो है वहां रेलवे स्टेशन पर दे दिया टिकट खिड़की पर, और जल्दी जल्दी आकर वो फिर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं, थोड़ी देर में वो देखते हैं कि जो टिकट बाबू था उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर एक आदमी का वो चेहरा पहचानता हुआ वहां पर आया, और वो अंत में क्या करता है, लेखक को पहचान लेता है, लेखक के चेहरे को पहचान लेता है और बहुत ही विनम्रता के साथ लेखक के हाथ में वो क्या है 90 रुपए रख देता है और कहता है कि ये मुझसे गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी जल्दबाजी में नहीं देखा। और 90 रुपए लौटाकर जो है ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर बहुत ही संतुष्टि के भाव लेखक को नजर आ रहे थे। और लेखक जो है ये सब देखकर बहुत लेखक को आश्चर्य हुआ कि वो चाहता तो क्या है, क्योंकि लेखक को तो ध्यान था ही नहीं, वो चाहता तो टिकट बाबू क्या है वो 90 रुपए रख भी सकता था अपने पास, लौटाने नहीं आता। लेकिन लेखक ने इस जो घटना का जो जिक्र किया है यहाँ पर, जो उदाहरण दिया है, इसके माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है क्या, कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे अच्छे और ईमानदार लोग मौजूद हैं, कि सभी लोग क्या है बुरे नहीं। तो ये लेखक के साथ घटना घटित हुई थी, उसका जिक्र जो है लेखक ने यही बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए यहाँ पर किया है, ये दिया है कि हमारे लोग में हमारे देश में कुछ लोग भी आज ऐसे क्या है हमें मिल जाएंगे, जो क्या है ईमानदार हैं, बेईमानी को गलत समझते हैं और ईमानदारी के साथ अपना क्या है कर्तव्य पूर्ण रूप से वो निभाने का प्रयास करते हैं। हाँ आगे देखिए, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर फिर इस घटना का जिक्र करते हुए उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ, तो मेरे साथ जब खुद के साथ अच्छी घटना घटित हुई, ईमानदारी का उदाहरण मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो मैं फिर उसके बाद मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया से पूरी तरह ईमानदारी और सच्चाई समाप्त होती जा रही है, मैं पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। और कई बार ऐसा नहीं है कि लेखक के साथ भी कई बार जो है गलत जो घटनाएं भी घटित हुई हैं, अनेक बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये जो एक अच्छी घटना है, ईमानदारी की जो अच्छी घटना है, ये उन बुरी घटनाओं के सामने कहीं अधिक ये शक्तिशाली है, ये प्रभावशाली, इसका प्रभाव अधिक है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, बाकी ये पाठ जो बचा हुआ है कल इसको करेंगे, कल के क्लास में। ओके मैम। ओके मैम। ओके थैंक बेटा। यू मैम फॉर